नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर सुपुत्र है तो धन संचय की क्या ज़रूरत है, और कुपुत्र है तो और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है संचय की, क्योंकि उड़ा देगा। एक और कहावत है कबीर दास जी की लिखी हुई, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो ये कहावतें जो हैं ये अनुभवजन्य हैं, अनुभवजनित कहावतें हैं। ये लंबे बरसों के, सैकड़ों बरस के अनुभव से निकली हुई कहावतें हैं कि अगर संतान योग्य हो तो माता पिता को धन संचय की, या धन संचय मतलब अगर राजनीतिक बात कर रहे हैं तो राजनीतिक जो है पूंजी संचय करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो लायक नहीं है तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाएगा। तो ये बात आज मैं जो कर रहा हूँ उद्धव ठाकरे की। पिता ने जो कुछ कमाया था वो सब गंवा रहे हैं उद्धव ठाकरे एक एक करके। तो ये बकरा जो है किश्तों पे कट रहा है। तो उद्धव ठाकरे पहले लालच से पहले उनके तेवर जो है दिखना शुरू हो गए थे 2014 से ही। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना का अलायंस हो रहा था, पहली बात तो वो इस पक्ष में ही नहीं थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने 2013 में ही। लेकिन उनकी इच्छा से तो बीजेपी तय नहीं कर सकती कि किसको नेता बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी। उसके बाद आप 2014 से उनका रवैया देखिए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामना में कम से कम 100 से ज़्यादा लेख लिखे गए होंगे, जो प्रधानमंत्री को लगभग गाली देते हुए। उसके अलावा उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं के बयान लगातार विश्वमन करते हुए, और धीरे धीरे स्थिति यहाँ पहुँची कि संबंध टूट गया। और तोड़ा उद्धव ठाकरे नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा में, अपने लालच में। मुख्यमंत्री बनने के लिए वो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के साथ गए, और नतीजा क्या हुआ? मुख्यमंत्री का पद गया, प्रतिष्ठा गई, पार्टी गई, और अब पार्टी का चुनाव चिन्ह गया। चुनाव आयोग ने पार्टी का जो चुनाव चिन्ह शिवसेना का था, तीर और धनुष, उसको फ्रीज़ कर दिया। हालांकि ये हमेशा से चुनाव चिन्ह नहीं था शिवसेना का। शिवसेना पहली बार चुनाव लड़ी थी 1967 में, तब उसका चुनाव चिन्ह था ढाल और 2 तलवारें। लेकिन चूंकि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी नहीं थी, क्षेत्रीय दल नहीं थी, तो इसलिए हर चुनाव में उसका सिंबल बदलता रहता था। 1989 में उसे ये तीर धनुष का जो है वो सिंबल मिला। तब से लगातार उसका ये चुनाव चिन्ह बना हुआ था। अब चुनाव आयोग के फैसले को अन्याय बता रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो उनको बात समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक 16 विधायकों की सदस्यता खत्म होने का मुद्दा तय नहीं होता, तब तक चुनाव आयोग को इस बारे में कोई फैसला नहीं करना चाहिए था। अब यही बात तो उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा अलग है, चुनाव आयोग में जो चल रहा है वो अलग है। तो चुनाव आयोग पर जो रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उससे मुक्त कर दिया और कहा कि आप सुनवाई कीजिए, आप सुनवाई करके तथ्यों की जांच करके जैसे फैसला करते हैं, जो नियम है चुनाव आयोग का, उसके मुताबिक तय कीजिए कि कौन सा पक्ष जो है वो असली शिवसेना है और कौन सा नहीं है। तो अब उद्धव ठाकरे ने जो पत्र लिखा है, जो दावा किया है चुनाव आयोग के समक्ष, उसके मुताबिक उनका कहना है कि विधायक दल में भी और संसदीय दल में भी उनका पूर्ण बहुमत है। बल्कि उनका कहना है कि सब हमारे साथ है। कैसे? तो उन्होंने कहा हमारे साथ 14 विधायक हैं। अब याद कीजिए, 54 विधायक जीते थे। उसके अलावा 7 लोकसभा सदस्य हैं, 18 जीते थे, 12 MLC हैं और 3 राज्यसभा के सदस्य हैं। सवाल यह है कि फिर बहुमत कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो शिंदे गुट है उसके साथ जो 40 विधायक हैं और जो 11 लोकसभा सदस्य हैं, दरअसल उनकी तो सदस्यता जा चुकी है, शिंदे पार्टी छोड़ चुके हैं, और शिंदे दावा कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है। उन्होंने पार्टी छोड़ी ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अपनी पार्टी का नेता बदल दिया है। उद्धव ठाकरे को हटाकर जो है वो एकनाथ शिंदे नेता हो गए हैं पार्टी के। तो उनकी सदस्यता का मामला जाएगा कि रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। किसका बहुमत है विधायिका में और संगठन में, ये चुनाव आयोग तय करेगा।
तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि 12 लाख जो है सक्रिय सदस्य हैं शिवसेना के, उनमें से 10 लाख हमारे सामने हैं। अब वो कैसे 10 लाख का दावा किया जा रहा है, इसकी भी पोल खुल गई। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर एक दुकान से लगभग 4,500 एफिडेविट मिले हैं, जिनमें ये दावा किया गया है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। ये प्राथमिक सदस्यों के एफिडेविट हैं जो चुनाव आयोग को सौंपे जाने हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए किस तरह की दावेदारी हो रही है। लेकिन उनके बारे में, उनकी जो है सत्यता के बारे में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का जो तरीका है, जो उनका प्रोसीजर है, उसके मुताबिक दोनों पक्ष जो एफिडेविट देंगे उसकी जांच मौके पर जाकर चुनाव आयोग के अधिकारी करेंगे। उनकी टीम जाएगी और देखेगी कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ख़ास तौर से उन दावों में जहां नाम जो है कॉमन होंगे। दोनों लिस्ट में अगर कोई नाम है तो उनकी जांच विशेष रूप से होगी, उसके बाद फैसला होगा। अब चूँकि अब सवाल ये है कि इस समय चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह फ्रीज़ क्यों किया। चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह इसलिए फ्रीज़ किया कि एकनाथ शिंदे गुट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसको पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंधेरी पूर्व में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट खाली हुई है शिवसेना के विधायक के निधन के कारण, और इस पर नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। 14 अक्टूबर जो है नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। 3 नवंबर को वोट पड़ना है और 6 नवंबर को नतीजा आएगा। इसलिए चुनाव आयोग के सामने तुरंत फैसला करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तो ऐसे में जब तक ये फैसला जो है तथ्यों के आधार पर नहीं होता कि कौन असली शिवसेना है, टेम्परेरी ऑर्डर है ये तात्कालिक जो है वो फैसला है चुनाव आयोग का। असली फैसला मतलब वास्तविक फैसला या अंतिम फैसला आएगा जब उसकी सारे दस्तावेज़ों की तस्दीक हो जाएगी। तो तब तक के लिए दोनों पक्षों से कहा है कि न तो इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही इस नाम का, शिवसेना का नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों से विकल्प मांगे गए थे। सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने दिया। उद्धव ठाकरे के गुट ने कहा कि वो 3 नाम जो है विकल्प के तौर पर देते हैं। एक शिवसेना बाला साहब ठाकरे, दूसरा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और तीसरा शिवसेना बाला साहब प्रबोधनकार ठाकरे। प्रबोधनकार ठाकरे आपको पता है कि उद्धव ठाकरे के दादाजी हैं। तो ये तो 3 नाम दिए उन्होंने। उसके अलावा चुनाव चिन्ह के विकल्प के रूप में उन्होंने तीन जो विकल्प दिए, पहला त्रिशूल, दूसरा उगता सूरज और तीसरा दिया है उन्होंने मशाल, जलती हुई मशाल। अब नाम तो की बात तो अलग हो गई। जो चुनाव चिन्ह दिए हैं, चुनाव चिन्ह आपको जो देना होता है वो जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ रिजर्व चुनाव चिन्ह होते हैं उनमें से एक चुनना होता है, और ये तीनों चिन्ह जो हैं वो चुनाव आयोग के रिजर्व चिन्ह में नहीं है। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि चुनाव आयोग कोई और चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे गुट को अलॉट कर दे। एकनाथ शिंदे गुट ने भी अगले दिन यानी सोमवार को अपने विकल्प दिए। उसके बारे में औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनको कोई जल्दी नहीं है। जल्दी इसलिए नहीं है कि इस उपचुनाव में शिवसेना की लड़ाई बीजेपी से हो रही है। इस उपचुनाव में एकनाथ शिंदे गुट का उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। समझौते के तहत ये सीट बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवार के बीच में लड़ाई हो रही। शिवसेना ने जो उनके पूर्व विधायक थे उनकी पत्नी को, दिवंगत विधायक की पत्नी को टिकट दिया है, और अब ये उपचुनाव तय करेगा कि उद्धव ठाकरे की जनता के बीच में लोकप्रियता कितनी है, नहीं है, बची हुई है, कम है, ज़्यादा है। हालांकि ये सीधा मुकाबला दोनों गुटों के बीच में नहीं है, लेकिन शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है और वो बीजेपी के साथ है, गठबंधन में है। तो इसलिए अगर लोग नाराज़ होंगे एकनाथ शिंदे से, जैसा कि दावा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो इस चुनाव में उसका असर दिखाई देगा। तो ये चुनाव एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा, शुरुआती टेस्ट होगा बीएमसी के चुनाव से पहले। असली जो है वो फैसला, असली जो स्थिति का पता चलेगा कि कौन सा गुट ज़्यादा लोकप्रिय है, कौन सा कम, उद्धव ठाकरे कितने पानी में खड़े हैं, इस सब का फैसला होगा बीएमसी के चुनाव के नतीजों के साथ। तो ये लड़ाई तो कानूनी चली रही, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इस बीच
शिवसेना ने एक रणनीति बनाई है। क्या रणनीति बनाई है? उद्धव ठाकरे को बेचारा दिखाकर, उनको सताया हुआ दिखाकर बताया जाएगा। और जोड़ा किससे जाएगा? ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ा जाएगा, जब दिल्ली की सल्तनत ने मराठाओं के साथ अन्याय किया था। यानी उद्धव ठाकरे मराठाओं के प्रतीक हो गए और दिल्ली की सल्तनत यानी दिल्ली की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, वो मुगलों की भूमिका में आ गई उद्धव ठाकरे के गुट के अनुसार। उनको लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति की लहर चलेगी और उस लहर में एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों बह जाएंगे। अब भाई, कल्पना करने के लिए, मुगालते में रहने के लिए कोई कुछ भी सोच सकता है। सवाल ये है कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाया, जो व्यक्ति अपनी सरकार नहीं बचा पाया, जो व्यक्ति धोखा देकर गया, वो दूसरे पर धोखा देने का आरोप कैसे लगा सकता है? और उद्धव ठाकरे ने एक को धोखा नहीं दिया, केवल बीजेपी को धोखा दिया होता तो बात अलग थी। जनादेश को भी धोखा दिया, क्योंकि 2019 का जो जनादेश था वो बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को था, युति को था, जिसको धोखा देकर वो किसके साथ गए? उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ ये जनादेश था। जनता ने जिनको नकारा उनके साथ उद्धव ठाकरे गए, जिनको स्वीकारा उनको उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि जनता पर इसका क्या असर होगा, इसका अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। और किस बात की सिंपैथी मिलेगी कि आपने सत्ता के लालच में एक गठबंधन जो दशकों पुराना था उसको तोड़ दिया, या इस बात की कि आपने अपनी विचारधारा छोड़ दी, या इस बात के लिए कि आप हिंदुत्व के विरोध में खड़े हो गए, या इसलिए कि आप धर्मनिरपेक्ष तथा कथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़े हो गए? क्या इसलिए कि आप उन लोगों की कंपनी में चले गए जो जीवन भर बाला साहब ठाकरे का विरोध करते रहे, जो उनकी राजनीति के खिलाफ खड़े रहे, जो उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश करते रहे? वो आपके रहनुमा हो गए, वो आपके साथी हो गए, वो आपके रहबर हो गए। तो सवाल ये है कि फिर सहानुभूति किस बात की मिलेगी और कौन सहानुभूति दिखाएगा आपसे? उस कोई मुद्दा तो होना चाहिए। सिर्फ इसलिए सहानुभूति मिलेगी कि आपका मुख्यमंत्री का पद चला गया, तो लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो वोट ही नहीं दिया था। अगर वोट दिया होता इसके लिए तब भी एक बात होती। वोट तो दिया था देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जनादेश पूरे चुनाव प्रचार में प्रचार तो यही हुआ था कि बीजेपी शिवसेना युति की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, शिवसेना का डिप्टी सीएम होगा, सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी थे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनके साथियों के बारे में ये सोचकर बड़ी बड़ी निराशा होती है कि उनके पास कोई राजनीतिक रूप से सोचने वाला भी नहीं है, उनको कोई अच्छी राजनीतिक सलाह देने वाला भी नहीं है। तो जो अभी स्थिति आपको उद्धव ठाकरे की दिखाई दे रही है, ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले, इन दोनों फैसलों के आने के बाद और फिर बीएमसी के चुनाव के बाद ये स्थिति और ख़राब होने वाली है। उद्धव ठाकरे के बुरे दिन नहीं चल रहे, बुरे दिन आने वाले हैं, ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा जो दिखाई दे रहा है उसमें तो यही लग रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।